आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। चलिए, कॉलर शो है तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर पर आप सवाल अपने अगले आधे घंटे तक पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9136934058। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें और इस शो के दौरान आपके सभी सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी सवाल रह जाएगा तो अगले दिन इस वक्त ही आपको कमोडिटी निवेश में आपके कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जवाब देने के लिए कि आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। किशोर नारने हैं जो मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता है। और आगे स्पाइसेस पे और ग्वार मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित खरे होंगे जो जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट है, जो ग्वार मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, और उसमें भी गोल्ड बॉन्ड की, जहां आज 9वीं किस्त निवेश के लिए खुली हुई है। जो भी निवेश करना चाहते हैं, जो भी निवेशक, उनके लिए एक अच्छा मौका है गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाने का। किशोर सर, आपका क्या मानना है, प्राइसेस के लिहाज से 4,786 रुपया क्या अट्रैक्टिव लेवल आपको लग रहा है? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस गोल्ड बॉन्ड का नीचे है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे 9वीं सीरीज में पैसे लगाने के लिए, या जब फरवरी में 10वीं सीरीज आएगी उस समय गोल्ड बॉन्ड खरीदे लोग? या आई थिंक शमोन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो बने रहेगा जब, बट गोल्ड बॉन्ड का इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे का इतना ज़्यादा उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, यस, ये जो इशू से अगले इशू थोड़ा सा नीचे रहेगा, बिकॉज जो इसका जो प्राइस कैलकुलेशन मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो पिछले महीने का जो प्राइसेस का एवरेज प्राइस के होने की वजह से एक्चुअली यहाँ पे जो ये जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप 7 साल 8 साल तक आप बॉन्ड रखने वाले हैं तो इसमें से बहुत ही कम ये जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इधर ये कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा भी आपको सेकेंडरी मार्केट में जो एक्सचेंज पे अवेलेबल है वो एक्चुअली सस्ते में अवेलेबल है, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ओके ओके। तो अगर आपका लंबी अवधि का निवेश है और टाइमिंग करना गोल्ड के प्राइसेस को बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में कि 10वीं सीरीज इससे नीचे भाव रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, भाव कभी ऊपर भी मिल जाए। और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो गोल्ड बॉन्ड में हमेशा आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड सिर्फ आपको गोल्ड में तेजी के लिए ही नहीं, आपको एक तो 2.5% का ब्याज मिलता है, जीएसटी का झंझट है नहीं आपको, जैसे ज्वेलरी में 3% का जीएसटी देना पड़ता है, साथ ही मेकिंग चार्ज, स्टोरेज कॉस्ट, तमाम तरह के फायदे हैं। उस तमाम झंझट से आप यहां पर आपको मुक्ति मिल जाती है। चलिए, गोल्ड प्राइस की बात अगर सचिन करे तो टेक्निकली आपको क्या लग रहा है, 47,500 के आसपास से आपको गोल्ड कितना नीचे आते हुए दिख रहा है, या यहां से अब रिकवरी आएगी? सचिन, आपका व्यू? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख भी रहे हैं, हाई लेवल से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो ओवरऑल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से भी हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। 47,500 के बेस्ट लेवल है सेल पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए, वहां से एक बार शॉर्ट साइड की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 47,700 का एक हायर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड हमें लगता है एक बार 47,100 और 47,000 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। किशोर जी सर, आपको क्या लगता है टेक्निकली गोल्ड कैसा लग रहा है? गोल्ड का मार्केट क्या 47,000 के नीचे फिसलने की गुंजाइश आपको दिख रही है क्या गोल्ड में? अभी फिलहाल के लिए तो गोल्ड थोड़ा सा मंदा है, और जो अगर मैं प्राइस का ही अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में आपको जो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड्स में जो रफ्तार है वो थोड़ा सा तेज है। और जैसा अभी यूएस ट्रेजरी जो फेड का जो मिनट्स देखा गया तो उसमें ये उम्मीद जताया गया है कि थोड़ा सा जितना एंटिसिपेटेड है उससे जल्दी ही यूएस का जो इंटरेस्ट रेट्स में बढ़त आ सकता है। और खास करके जो इन्फ्लेशन नंबर्स है अभी आने वाला है, इन्फ्लेशन नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि जो जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा ही आ सकता है। जब भी इन्फ्लेशन अगर आता है तो नॉर्मली गोल्ड इन्फ्लेशन के हिसाब से तेजी होना चाहिए, बट क्या होता है कि
शॉर्ट टर्म में बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरों में बढ़त करेंगे वो एक्चुअली डॉलर को मजबूत रख रहे हैं, डॉलर बॉन्ड यील्ड्स को मजबूत रख रहे हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ रहा है गोल्ड को। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इसमें मंदी का ही माहौल बने रहेगा। आई थिंक इंट्राडे में आपको शायद 47,150 47,100 तक भी आपको डाउन साइड लग सकता है, बट प्रोबेबली एक बार 47,000 तोड़ भी सकता है नीचे में। बट अगर आपका जो अवधि है इन्वेस्टमेंट का वो अगर 6 महीने से 8 महीने या साल भर का अगर आप अवधि रखते हैं तो प्रोबेबली आपको एनीथिंग बिटवीन 46,200 से लेके 47,000 के बीच में जो है वो मुझे वैल्यू बाइंग लगता है। एनीवेयर क्लोज टू 46,300 46,500 का जो लेवल से वो थोड़ा वैल्यू बाइंग लगता है। और मेरे हिसाब से ब्याज दरों बढ़ने के वजह से भी इसमें जो डॉलर में जो मजबूती है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा, बिकॉज नेट रियल रिटर्न्स जो है, नेट रियल रेट जो बोलते हैं, वो इन्फ्लेशन की वजह से और फर्दर नेगेटिव ही होने वाला है और पॉजिटिव या कम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म तेजी है गोल्ड का वो बरकरार है, बट शॉर्ट टर्म में ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में दोनों में मंदी का माहौल है। ओके, यानी शॉर्ट टर्म में दबाव दिख सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का ही रुख है। एक सवाल भी इससे जुड़ा हुआ ही है किशोर सर, पृथ्वीराज हैं बेंगलुरु से, इनका सवाल है कि 31 मार्च 2022 तक गोल्ड कहां जा सकता है, ये हाजिर में खरीदना चाह रहे हैं, इनको क्या सलाह देंगे आप? से अगर फलाना डेट को कितना प्राइस रहेगा मेरे हिसाब से कोई नहीं बता पाएंगे। मैं बोलता हूँ आई थिंक प्रोबेबली आपको है ना 2-3 चीजें यहाँ पे आपको बजट आएंगे। हाँ, तो मैं वही तो 3 महीने का जो आउटलुक जो है आई थिंक एक है आपको जो इवेंट्स में बता रहा हूँ। वन इज दैट कि आपको फर्स्ट रेट हाइक आएगा यूएस का, नंबर 1। नंबर 2 आपको इंडिया का बजट आएगा। ये दोनों की वजह से डॉलर रुपी का जो कैलकुलेशन है, जो डॉलर रुपी का व्यू है, वो थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू बनेगा इसके ऊपर लेके। मेरे हिसाब से वीकर रुपी रहेंगे और डॉलर थोड़ा मजबूत रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो गिरावट देखने के लिए मिल सकता है गोल्ड में, वो कहीं ना कहीं रुपी के वीकनेस की वजह से इंडिया में थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। तो रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको ऊपर में 47,800 या 48,300 आप समझ लीजिए, और नीचे में 46,800 के आसपास का। आई थिंक ये 1,000-2,000 रुपए का रेंज जो है वो ये 3 महीने के लिए व्यू है, उससे ज्यादा मुझे तेजी नहीं लग रहा है। ओके, यानी 3 महीने काफ़ी इवेंटफुल हफ्ते हैं क्योंकि मार्च की बैठक अहम है। हो सकता है कि मार्च की बैठक में 75% एनालिस्ट का मानना है कि इस बार दरें बढ़ जाए मार्च बैठक में, तो ये नज़र है। ऊपर से बुलियन मार्केट के लिए बजट भी काफ़ी अहम होता है, वहाँ किस तरह के फैसले होते हैं, पॉलिसी में अगर कुछ बदलाव हुए तो उसका काफ़ी असर होगा। तो इन्होंने एक रेंज बता दिया, 1,000 के रेंज का आप ध्यान रखिए उस प्राइसेस का, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मीडियम टर्म की अगर बात करें, बियॉन्ड उसके आपने जो समय टाइमलाइन निर्धारित की, अगर उसके ऊपर जाए तो मीडियम टर्म में अच्छी तेजी दिख सकती है। चलिए अगले कॉलर योगेश हैं जयपुर से, ये ट्रेडर है, प्योरली ट्रेडर, इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं। सचिन, इनके पास 47,395 रुपए पे गोल्ड शॉर्ट किया है योगेश जी ने, क्या करना चाहिए इनको? ये बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज हमारा जो आज का व्यू है वो शॉर्ट साइड का ही है। हमने 47,500 के आसपास से सेल रिकमेंड किया है विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 47,700, और डाउन साइड में हमें लग रहा है एक बार 47,100 47,000 तक के लेवल्स जो है वो डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रखिए विद दी स्टॉप लॉस, और डाउन साइड में 47,100 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, योगेश जी का एक और सवाल था, जिंक शॉर्ट इन्होंने किया है 287.8 पर। किशोर सर, ये क्या सही स्ट्रैटेजी इनकी है क्या? 287 रुपए 80 पैसे 287 पे शॉर्ट कर रखा है जिंक को। आई थिंक सी ओवरऑल बेस मेटल में मुझे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में तेजी लग रहा है एक्चुअली। एक है डिमांड का माहौल पॉजिटिव है, नंबर 1। नंबर 2 जो पावर प्राइसेस की वजह से जो बेस मेटल्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो बढ़त आया है वो थोड़ा मेटल्स को पॉजिटिव रखेगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेंटेन करना चाहता है तो पोजीशन थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्की है। तो मैं एक बार के लिए कटवा के इसमें लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने का सलाह देता हूँ रादर देन शॉर्ट साइड।
ओके, अगर किशोर सर को आप फॉलो करते हैं तो शॉर्ट पोजीशन को खत्म करें और लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इनकी एक और पोजीशन है किशोर सर, वो 740 पे इन्होंने कॉपर लॉन्ग कर रखा है, क्या इस पोजीशन में बने रहे योगेश जी? कॉपर लॉन्ग पोजीशन बनाया, राइट? हाँ हाँ, कॉपर में 740 पे लॉन्ग है सर। राइट, सो 740 पे अगर लॉन्ग है तो करीब करीब उसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको डाउन साइड में 737 737 एंड हाफ का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 3 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, बट हायर लेवल पे आपको एनीवेयर बिटवीन 745 748 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए बेस मेटल्स और गोल्ड पर सचिन की व्यू तो है ही कि आप सेल पोजीशन में बने रहे, हालांकि दोनों ही जानकार शॉर्ट टर्म में सेल पोजीशन ही दे रहे हैं। चलिए अब एग्री मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं और हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खड़े हैं। अमित जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपने फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में जो सलाह दी थी खरीदारी की ग्वार सीड में, वो टारगेट हिट हो गया, उसके लिए बधाई सर। और ग्वारगम और ग्वार सीड आज भी अच्छी तेजी दिखा रहा है, क्या लग रहा है ग्वारगम और ग्वार सीड में अब नई स्ट्रेटजी क्या देंगे, किस तरह से ट्रेड करें? जी विश्वनाथ जी, थैंक यू। ग्वारगम की जैसे मैं बात करूं तो बहुत अच्छा एक पैटर्न मेरे को ट्रायंगल ब्रेकआउट का नजर आ रहा है इसमें, जिसका कि ब्रेकआउट 11400 11425 के आसपास है। तो ट्रेडर्स को एंट्री के हिसाब से मैं बोलूंगा 11400 के करीब जैसे ही फरवरी वायदा ग्वारगम आता है वहां पे फ्रेश बाय की पोजीशन लेनी चाहिए और नीचे में 10,900 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में ग्वारगम की कीमतें जो है 12,200 के आसपास तक टेस्ट कर सकती हैं। सेम ग्वार सीड के लिए अगर हम बात करें तो फ्रेश ट्रेड इसमें भी जैसे कि ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट आया है जिसका कि 6350 एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो फरवरी वायदा ग्वार सीड के लिए 6350 के करीब फ्रेश बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसके लिए 6600 और 6700 रुपए का मेरा एक टारगेट है और स्टॉप लॉस जो है इसमें 6190 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल बढ़िया ब्रेकआउट आया है, ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट पॉइंट है दोनों चीजों में, ग्वारशीट ग्वारगम, तो बाय का ट्रेड रिकमेंड करूंगा। जी विश्वनाथ जी। ओके, यानी ग्वार सीड और ग्वारगम पहले के भी टारगेट इनके हिट हो चुके हैं और जो नई जो पोजीशन बनानी है वो ग्वारगम में और ग्वार सीड में 11,400 में ग्वारगम में बना है। टारगेट इन्होंने दिया है 12,200 का, 10,900 का स्टॉप लॉस लगा ले। ग्वार सीड 6,350 में खरीदे 6,700 के टारगेट के लिए और जो स्टॉप लॉस है वो 6,190 का। अमित जी, अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। अक्रॉस द बोर्ड अच्छी तेजी है, चाहे वो जीरा हो, कोरिएंडर हो, टर्मरिक हो, तीनों ही काउंटर में अच्छी तेजी, 2 से 2.5% तक की तेजी आज दिख रही है। क्या करें इन तीनों ही काउंटर्स में? सबसे पहले जीरा बताइए, क्या लग रहा है, क्या अब 20,000 तक के भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं क्या जीरे में? जीरा मार्च वायदे की अगर अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी वायदा, इसके बाद सीधा मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, तो अभी भाव मार्च वायदे का 18,070 के आसपास है। तो फ्रेश ट्रेड के लिए वही 18,050 के आसपास मौजूदा भाव पे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 17,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। अभी 2-3 दिन का टारगेट जो है वो 18,700 800 के आसपास है। बाकी मेरे को लगता है पोजिशनल बेसिस पे जीरा 20,200 20,300 तक भी टेस्ट कर सकता है। इसमें हो सकता है 1 आध महीने का टाइम लग जाए। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मेरी काफी किसानों से बात हुई है तो जीरे में मेरे को लगता है उन्होंने जैसा कि बताया कि फसल जो है 40% के आसपास कम है, तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इस सीजन में जीरा मेरे को लगता है 20,000 के आसपास टेस्ट कर सकता है। जी विष्णु जी। ओके सर, तो जीरा पोजिशनल व्यू है आपको तो 20,000 के ऊपर के लेवल भी दिखेंगे। 1-2 दिन का नजरिया है तो 18,600 से 18,800 का टारगेट जीरे के लिए। कोरिएंडर के लिए सर क्या करें अप्रैल वाले वायदे में? हाँ, कोरिएंडर अप्रैल के लिए 10,250 के आसपास फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 10,300 के आसपास का भाव है। 10,250 या 200 के आसपास इसमें खरीदारी करें अप्रैल वायदा धनिया में। और शॉर्ट टर्म का टारगेट 10,900 के आसपास का लेके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है 9,800 के नीचे लेके चलें। टीएमसी वायदे की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी में मेरे को लगता है ओवर बोर्ड जोन में आ चुका है। तो जिनके पास टीएमसी है, जैसा कि मैंने लास्ट व्यू में भी बोला था कि 10,700 11,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए बायर्स को।
और नीचे अगर 10,000 के नीचे कहीं पे वापस मिलता है तो वहां पे एंट्री बनानी चाहिए। ये 10,700 11,000 का भाव जो है टीएमसी बायर्स के लिए तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जी विस्मय जी। ओके, तो ये व्यू है स्पाइसेस पे। अमित जी, एक कॉलर भी अभी अभी सवाल भेज रहे थे, अशोक भड़के हैं महाराष्ट्र से, कॉटन केक इनके पास है 3,350 के लेवल पे, क्या करना चाहिए इनको, क्या सलाह देंगे आप? कुकुड जैसा कि फरवरी वायदा अभी रिसेंट में चल रहा है, तो फरवरी वायदे पे मैं बोलूंगा अभी 3330-40 के आसपास का भाव है। तो मैं इनको बोलूंगा कि बाइंग की पोजीशन से एक बार शॉर्ट टर्म के लिए इनको निकलना चाहिए 3350-3400 की रेंज में। अगर ये थोड़ा लंबा व्यू लेके चलेंगे तो ओवरऑल तेजी का ही है, लेकिन अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो 3350-3400 की रेंज में इनको निकलना चाहिए। वापस एंट्री मेरे को लगता है 3250-3270 के आसपास फिर से इनको करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है तो इनको करंट भाव पे बुक करना चाहिए, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म ओवरऑल लेके चल रहे हैं तो ओवरऑल अपने जो टारगेट है कुकुड के वो 3550 से 3600 तक के हैं। जी विस्मन जी। ओके, तो अशोक जी साफ सलाह है, अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं तो 3600 तक के भी टारगेट आपको दिख सकते हैं, नहीं तो करंट लेवल पे ही आप बुक करके निकल सकते हैं। आखिरी सवाल अमित जी, मस्टर्ड पे मंजीत जी सिंह जी का सवाल था कि मस्टर्ड में क्या करना चाहिए। हालांकि नई पोजीशन तो वायदा में नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो ट्रेडर है, एक्चुअली स्टॉकिस्ट है, क्या करें अभी? जी, जैसा कि सभी को पता ही है कि मस्टर्ड जो है अभी पिछले महीने ही एनसीडीएक्स की तरफ से बंद हो गई है और नए वायदा अभी नहीं आ रहे हैं। तो अभी करंट की सिचुएशन देखें तो बारिश के चलते आरएम, सरसों और चने की फसल को काफी नुकसान की बातें जो है किसानों की तरफ से आ रही हैं। तो जैसा कि उनसे मेरी बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि 20 से 30% का डैमेज सरसों और चने की फसल में हो रहा है। तो इनको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। जैसे ही इसका फसल के आंकड़े जैसे ही आते हैं उस टाइम पे हो सकता है जो भी मौजूदा भाव है वहां से 10 से 15% की तेजी उनको देखने को मिल सकती है। तो उनके पास जो फिजिकल में पोजीशन है उनको बना के रखें। अभी जैसे मौसम अगर और आगे जारी रहता है तो कीमतों में अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। जी विस्मान जी। ओके, जो हाल की जो बारिश आई है उसमें जो नुकसान सरसों, गेहूं, चना की फसलों को हुआ है, तो एक नंबर्स आने दीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। तो हो सकता है उस वजह से आप सरसों में तेजी है, उसके बाद आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं। शुक्रिया अमित जी तमाम एग्री काउंटर्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए वापस लौटते हैं नॉन एग्री की तरफ और अब चर्चा कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर आज हल्की तेजी, एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। $82 के आसपास ब्रेंट का भाव है। एमसीएक्स क्रूड 5,900 के आसपास। क्रूड पर किशोर सर आपका नजरिया क्या है? आई थिंक ओवरऑल क्रूड में दोनों पुश और पुल फैक्टर्स है। पहली बार आपको जो है कोविड रिलेटेड जो कर्व्स है अक्रॉस द वर्ल्ड वो वापस आया हुआ है। दूसरी बात है कि लीबिया का जो प्रोडक्शन में जो रुकावट आया था, देन कजाकिस्तान का जो सिचुएशन है जहाँ पे जो सिविल अनरेस्ट के वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हुआ है। तो ये दोनों आपको बुलिश फैक्टर्स है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम वीकर साइड पे है। तो मैं हाल फिलहाल के लिए बिकवाली का राय दूंगा। 5870 5880 के पास आप बिकवाली कर सकते हैं। 5910 के आसपास का आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए और टारगेट्स आपको 5790 या 5800 के आसपास का टारगेट्स रख लेना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। क्रूड पर आपकी राय, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में आगे क्या होने वाला है सचिन? जी विश्वन जी, हमारा व्यू भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक बार शॉर्ट साइड का है, बिकॉज हमने जो तेजी देखी थी कजाकिस्तान और लीबिया का जो न्यूज आया था उसके बाद में क्रूड में एक अच्छी तेजी हमने आती हुई देखी थी। बट फर्दर वो तेजी जो है वो कुछ लाइक सस्टेन नहीं किया, बिकॉज ओमिक्रॉन कंसर्न्स लगातार मार्केट में जो है वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर रखना चाहिए। अराउंड 5880 5870 के आसपास प्राइस आते हैं तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 5940 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा और डाउन साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 5780 5750 तक के टारगेट जो है वो डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलो नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, जहां जबरदस्त तेजी दिख रही है, 5% के आसपास की तेजी है। और खबर ये आ रही है जो डेली डिमांड है वो रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है। जो 2019 के जो रिकॉर्ड स्तर देखे गए थे उसको भी सरपास कर गया है। किशोर सर क्या लग रहा है नेचुरल गैस में और कितनी तेजी आपको यहां से और दिख रही है?
सी नेचुरल गैस अगेन पॉलिटिकली अभी काफ़ी सेंसिटिव हो गया है, स्पेशली रशिया को लेकर भी। तो मेरे हिसाब से अगेन और विंटर का माहौल की वजह से भी यहाँ पे आपको जो शॉर्ट टर्म में है वो तेजी दिख सकता है। एनीवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से कम अनदर 2-3% अपसाइड है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम ही जारी रहेगा और एनीथिंग बाइंग पोजीशंस कंटिन्यू रखना चाहिए। बट नया पोजीशंस अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क है, वो समझ के चलिए। यहाँ पे रिस्क रिटर्न जो करंट नए पोजीशंस के लिए वो इतना फेवरेबल नहीं है। ओके, अगले कॉलर पृथ्वीराज हैं बेंगलुरु से। इनका सवाल था चांदी को लेकर कि चांदी 2022 के अंत तक चांदी का टारगेट क्या देख रहे हैं। किशोर सर, आपका टारगेट क्या है साल अंत तक के लिए चांदी में? चांदी में भी एक्चुअली क्या है कि आप अगर देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में ओवरऑल जो मोमेंटम है एज ऑफ नाउ फ्लैटिश है। तो और आपको पहली क्वार्टर जो है मेरे हिसाब से इसमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये इवन एट द करंट लेवल से लेकर आपको थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलेगा 2022 का पहले क्वार्टर में। बट जैसा ऐसा मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ में चले जाएंगे, मतलब जुलाई अगस्त तक चले जाएंगे, जो इन्फ्लेशन का जो महामारी है वो सबसे ज्यादा जो सबसे सामने आ जाएगा और उस बेसिस पे आपको करेंसी वीकनेस आपको बहुत शार्पली देखने के लिए मिल सकता है, तो विच शुड बी एबल टू पुश सिल्वर। तो मेरे हिसाब से 67,000 के आसपास का जो टारगेट्स है वो आइडियल लगता है, मतलब आपको रिलेटिवली सेफर टारगेट्स रख सकते हैं। एग्रेसिव टारगेट है तो 70,000 होगा, बट आई थिंक मैं 67,000 के आसपास का नंबर्स अगर लेके चल सकते हैं एंड ऑफ 2022 के लिए। ओके, यानी 2022 में एंड ऑफ 2022 अगर पूरे साल आप वेट कर रहे हैं तो 67 कंजर्वेटिव साइड में लग रहा है किशोर सर को कि ये लेवल दिख जाएंगे। सचिन, आपकी सलाह चांदी पर? जी देखिए, पूरा अगर फुल ऑन ईयर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही जो है वो पॉजिटिव व्यू हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ऑल्दो जैसे कि किशोर सर ने बताया कि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलेगा, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो वहां पर कहीं ना कहीं वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे। बट ओवरऑल उसके बाद में जो है फर्स्ट क्वार्टर के बाद में रिमेनिंग क्वार्टर्स में जो है वो एक रिकवरी मोड में आता हुआ गोल्ड और सिल्वर दोनों ही दिखेगा। तो ओवरऑल अगर 1 ईयर की हम बात करें 2022 के एंडिंग तक की, तो सिल्वर के अंदर हमें थोड़ा सा अपसाइड टारगेट लग रहा है। हमें लगता है एक बार 75,000 76,000 तक के भी टारगेट्स जो हैं वो सिल्वर में जो है टिल द ईयर एंड देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर भी जो है वो एक वन वे अपवर्ड मोमेंटम देखने की उम्मीद है और हायर साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 54,000 55,000 तक के लिए हम टिल द ईयर एंड देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है सिल्वर और गोल्ड को लेकर। शुक्रिया सचिन आपका, किशोर सर आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम क्वेरी के जवाब भी दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।